गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट यही तो, न्यूक्लियस होता क्या है? तो जैसे एक घर में एक घर का कोई मालिक होता है, हेड होता है, वही उस घर को कंट्रोल करता है। वैसे ही केंद्रक जो होता है वो सेल सेल का एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। वही उस सेल में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो वो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, न्यूक्लियस ही मेन मालिक होता है। जैसे एक घर का मालिक कोई, जैसे गार्जियन होता है जो, वो होता है, वैसे ही एक सेल का जो मालिक होता है वो न्यूक्लियस होता है। इसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज फर्स्ट टाइम किसने की थी, किसमें की थी और कब की थी? ठीक है, इसको बताते हैं, एक्सप्लेन। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन आर्चिड रूट सेल इन 1831, 1831। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसमें की थी? आर्चिड रूट, आर्चिड पौधे के से जो जड़ की कोशिकाएं होती हैं उसमें इसकी इन्होंने न्यूक्लियस खोजा था। ठीक, कब खोजा था? 1831 ईस्वी में। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, ये क्या क्या काम करता है? ठीक है, ऑल वाइटल एक्टिविटी इन दिस सेल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म बट दीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑल वाइटल, वाइटल मतलब सारा जितनी भी प्रक्रिया सेल के अंदर होती हैं, सब कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, क्योंकि सारे सारे फंक्शन कहाँ पे, सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जब सारे फंक्शन होते हैं तो उन उन सेल ऑर्गेनेल्स को, उनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। ठीक, तो मतलब जितना जितना फंक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म होता है। उस साइटोप्लाज्म में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। इसमें दो क्वेश्चन बना, ऑल वाइटल एक्टिविटी कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म पे। ठीक है, ऑल एक्टिविटी कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म। मगर इस एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन बना कि सारी एक्टिविटी, सारी वाइटल एक्टिविटी, वाइटल मतलब जिससे ऊर्जा बन रही है। ठीक है, जितनी भी साइकिल चलती है जिससे ऊर्जा बन रही है, सारी सारी कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म पे होती है। सारी रिएक्शन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म पे होती है। ठीक है, उस सारी रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे करेगा? ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? mRNA पाए जाते हैं। वो आरएनए से, जैसे डी, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बने। जो प्रोटीन बनती है वही क्या काम करती है? एंजाइम का काम करती है। जब वही प्रोटीन एंजाइम का काम कर रहे हैं तो बिना एंजाइम के कोई भी रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। कैसे? एंजाइम मतलब प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोटीन बनेगी वो एंजाइम की तरीके काम करती है, तो वही एंजाइम सारी रिएक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, ठीक है, कैरियर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर्स टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब एक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है? यही एक वन जनरेशन से दूसरे मतलब कि जैसे गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या काम करते हैं? एक जनरेशन, जैसे हमारे माँ बाप के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे कैरेक्टर किस में जाएंगे? हमारे बच्चों में। मतलब ये क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन है, हम दूसरी जनरेशन से फिर तीसरी, किसके द्वारा? क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ पाए जाएंगे? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसका काम क्या हुआ? फंक्शन क्या हुआ? कैरियर आर द पेरेंट कैरेक्टर्स टू द ऑफ स्प्रिंग, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जा रहा है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर जा रहा है, हमारे कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएंगे, हमारे माँ बाप के कैरेक्टर हमारे में अंदर, हमारे दादा के कैरेक्टर हमारे अंदर रहते हैं। तो ये कैरेक्टर कैसे जाते हैं? किसके द्वारा जाएंगे? गुणसूत्रों के। गुणसूत्र कहाँ पाए जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं? ठीक है, न्यूक्लियस किस किन किन चीज़ों से मिल करके बना होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी कितनी चीज कितने अमाउंट में वो चीज़ पाई जाती है। तो हेडिंग डालिए कंपोनेंट।
कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 70% प्रोटीन पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। फास्फोलिपिड कितना पाया जाता है? 3 से 5% पाया जाता है। इसमें और क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। फिर और क्या पाया जाता है? आरएनए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए। डीएनए कितना होता है? 10%, ठीक है। इसमें 10% डीएनए पाया जाता है। आरएनए 2 से 3% आरएनए पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डीएनए होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 10%। उस केंद्रक के अंदर 10% डीएनए पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर में क्या क्या पार्ट, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर में क्या कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा न्यूक्लियर के कितने पार्ट होते हैं, मतलब पूरा विथ पूरा होल चित्र दिखाऊंगा। मगर इससे पहले हम आपको इसके पार्ट बता दें, न्यूक्लियर में कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ऊपर के जो आवरण होता है, सबसे ऊपर का जो आवरण होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको दूसरा न्यूक्लियर इनवेलप भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर का द्रव्य, द्रव्य मतलब प्लाज्मा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अगर सेल के अंदर होता है तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और और केंद्रक के अंदर, अगर न्यूक्लियस के अंदर वो जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? उसके अंदर, केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रिका पाई जाती है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। चौथा क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक है। उस अभी दिखाऊंगा, अभी चित्र बना के पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसमें क्रोमैटिन थ्रेड एक धागे नुमा संरचना होती है। कुछ तो घुली हुई अवस्था में पाई जाती है, कुछ घुली हुई अवस्था में नहीं पाई। जो घुली हुई होती है, ठीक है। और जो तो वो जो एक धागे नुमा संरचना होती है उसको क्रोमैटिन थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। धागे नुमा संरचना में रहती है। इसमें क्या पाया जाता है? यही गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम इसी में पाए जाते हैं। यही बाद में गुणसूत्र को बनाते हैं। न्यूक्लियस में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उस न्यूक्लियस के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और उस न्यूक्लियस में जो द्रव्य रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तीसरा पोर्शन क्या होता है? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका होती है, ठीक है। और लास्ट में क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड। यही गुणसूत्र होते हैं। ये 2 अवस्था में रहते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। ये केंद्रक का चित्र है। और इस केंद्रक में कितने कितने चीज़ें पाई जाती हैं? 4 पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये केंद्रक के ऊपर का सबसे ऊपरी आवरण जो होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक का सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, या नॉन मेम्ब्रेनस। तो याद रखिएगा, डबल डबल मेम्ब्रेनस केंद्रक होता है, ठीक है। तो केंद्रक जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए, इनर मेम्ब्रेन होता है जो अंदर की तरफ पाया जाता है, जो बाहर की तरफ पाया जाता है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर केंद्रक में ये डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है केंद्रक, ठीक है। तो अंदर की तरफ जो होता है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसे आउटर मेम्ब्रेन। इसी केंद्रक से क्या एक संरचना, एक सेल ऑर्गेनेल्स जुड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या, ठीक है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो उसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर राइबोसोम अब्सेंट होता है तो उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, राइबोसोम है, ठीक है। पूरे न्यूक्लियस के ऊपर राइबोसोम रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोस के ऊपर भी क्या रहता है? एक सेल ऑर्गन से जुड़ा होता है या राइबोसोम जुड़ा होता है, ठीक है। इसी राइबोसोम की प्रेजेंट के कारण उसे रफ इंडो, और अब्सेंट है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्र का फर्स्ट पार्ट क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर होती है, ठीक है। इनर की तरफ, जो अंदर की तरफ रहेगी उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो बाहर की तरफ रहेगी उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था बताया हमने? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस केंद्रक के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी द्रव्य भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे सेल के अंदर सारा सेल के अंदर जितना भी द्रव्य होता है क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। वैसे जैसे वहाँ सेल में साइटोप्लाज्म कहलाता है वैसे केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। अब थर्ड क्या था? न्यूक्लियोलस। ये देखिए न्यूक्लियोलस, ठीक। इस ये केंद्रक जो होता है ये सेल का मालिक होता है।
सेल, ये सेल है, सेल का मालिक कौन होता है? केंद्रक। मगर इस केंद्रक का भी मालिक कौन होता है? केंद्रिका। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसको हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रिका जो होती है ये इस केंद्रक का भी मालिक होता है। हमने एक जगह और ऐसे पढ़ा जाता है जहाँ पे पिट्यूटरी होता है तो उसे मालिक कहते हैं, मगर हाइपोथैलेमस का को क्या कहते हैं? मालिक का मालिक, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर। वैसे केंद्रक जो होता है ये सेल का मालिक होता है। ठीक है, मगर इस केंद्रक का भी मालिक कौन होता है? न्यूक्लियोलस होता है, जिसको केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? तो इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला एमार्फस मैट्रिक्स होता है, दूसरा ग्रैंडुलर पार्टीशन होता है, तीसरा फाइबुलर पार्टीशन होता है, चौथा क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन में कौन कौन सा होता है? 2 तो बने हुए हैं। ठीक है, पहला है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन और दूसरा क्या होगा? पेरी न्यूक्लियर। जो क्रोमेटिन उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, दूसरा इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है। जो पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन, इसको अभी चित्र हम आगे बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे न्यूक्लियोलस का भी चित्र पूरा जब बताएंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करके पूरा संरचना सही बता देंगे। ठीक है, पेरी न्यूक्लियर क्या होता है? जो इस केंद्रिका के चारों तरफ पाया जाता है क्रोमेटिन, उसको पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, और इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या होता है? इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन क्या होता है? अगर एक ट्यूब्यूल्स के अंदर यही क्रोमेटिन अगर केंद्रिका के अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर फिल होकर के पड़े रहते हैं तो उसे इंट्रा का मतलब होता है अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन अगर न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है तो उसे इंट्रान्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। अगर उसके इस केंद्रिका के चारों तरफ पाया जाता है तो उसे पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, 3 पोर्शन हो गए। चौथा पोर्शन क्या था? क्रोमेटिन। मेन चीज क्रोमेटिन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रोमेटिन। ठीक है, अब क्रोमेटिन किस अवस्था में होता है? तो 2 अवस्था में पाई जाती है, एक यू क्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। यू का मतलब सत्य। ठीक है, यू क्रोमेटिन मतलब सत्य का, यही तो मेन क्रोमेटिन होता है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? देखिए, हेट्रो का मतलब डिफरेंट क्रोमेटिन। ठीक है, देखिए अगर सेम वहां पे हमने बताया था क्रोमेटिन थ्रेड, अगर उसको थ्रेड मतलब धागे नुमा संरचना में अगर है तो उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। अगर धागे नुमा संरचना में नहीं है, ठीक है, तो दूसरे रूप में है तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, एक घुली हुई अवस्था में रहता है, ये घुली हुई अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अब जब यही जो क्रोमेटिन होता है, यही जो क्रोमेटिन होता है सेल डिवीजन के टाइम इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, जो ये किस चीज से क्रोमेटिन मिलकर के बना होता है? तो याद रखिएगा न्यूक्लियो प्रोटीन। ये क्रोमेटिन जो होता है किस चीज से मिलकर के बना होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियो और प्रोटीन 2 शब्द आते हैं, न्यूक्लियो और प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन होता है। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन। ये एसिडिक नेचर होता है तो बेसिक नेचर, याद रखिए बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जो प्रोटीन पाई जाती है वो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, वो बेसिक नेचर की होती है। जबकि न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड इसके नाम में ही एसिड लगा हुआ, मतलब ये कैसा होता है? इसका नेचर एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, ये क्रोमेटिन किस चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। और यही क्रोमेटिन को सेल डिवीजन के टाइम इसको क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है, अब आपको न्यूक्लियोलस क्या होता है उसकी पूरी संरचना समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको लिखा देंगे एक एक टॉपिक को। न्यूक्लियोलस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या होता है? एक तो मैट्रिक्स होता है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है? फाइब्रिलर पोर्शन होता है। ठीक है, तीसरा पोर्शन क्या होता है? ग्रैंडुलर। चौथा पोर्शन क्या होता है? न्यूक्लियर, जिसमें क्या होता है? क्रोमेटिन, इंट्रा न्यूक्लियर और पेरी न्यूक्लियर। ठीक, तो मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक, ये मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब होता है इसके अंदर जितना भी द्रव्य पाया जाता है सबको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये किस चीज से बना होता है? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन और फाइब्रिल से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन और फाइब्रिल से मिलकर के बना होता है। ये किस रूप में रहते हैं? ये इसमें जो
स्कैटर्ड रूप में रहते हैं, इसीलिए उसको पैरा एमार्फा कहते हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स में दो चीज़ों से मैट्रिक्स मिलकर के बना होती है, एक प्रोटीन और एक फाइब्रिल से। ठीक है, इसमें जो फाइब्रिल होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, सब स्कैटर्ड रूप में रहते हैं, इसलिए उस अवस्था को पैरा एमार्फा बोलते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर जितना द्रव्य पाया जाता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड पोर्शन क्या होता है, फाइब्रिलर पोर्शन होता है। फाइब्रिलर मतलब धागे नुमा संरचना। ठीक है, फाइब्रिल मतलब धागा होता है। ठीक है, धागा, तो धागे नुमा जो संरचना इसमें पाई जाती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो याद रखिएगा आरएनए फाइब्रिल का बना होता है। आरएनए के धागे से आगे आरएनए से बने होते हैं। ठीक है, ये पोर्शन, ठीक, फाइब्रिल पोर्शन जो होते हैं ये आरएनए के थ्रेड मतलब धागे फाइब्रिल से बने होते हैं। ठीक है, फाइब्रिलर पोर्शन। और तीसरा पोर्शन क्या होता है, ग्रैंडुलर, ग्रेनुलर पोर्शन। ठीक है, ग्रेनुलर पोर्शन, ग्रेन्यूल मतलब होता है दाना। ठीक है, तो दाने नुमा जो संरचना होती है वो क्या काम करती है, याद रखिएगा ये राइबोसोम का निर्माण करती है। ठीक, प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इस राइबोसोम को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ये जो राइबोसोम बनाता है इस राइबोसोम को न्यूक्लियर राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, चौथा पोर्शन क्या होता है, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कैसे, क्रोमैटिन क्या होता है, इसमें दो होते हैं। पहला क्रोमैटिन जो होता है इस केंद्रिका का, न्यूक्लियोलस का फर्स्ट क्रोमैटिन पेरीन्यूक्लियर, ये बाहर की तरफ, ये देखिए ये यहाँ पे बताया था, जो बाहर की तरफ क्रोमैटिन पाया जाता है उस क्रोमैटिन को पेरीन्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। मगर जो अंदर की तरफ न्यूक्लियोलस के अंदर की तरफ पाया जाता है उसको इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, जो इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन होती है ये ट्यूब्यूल्स के अंदर फिल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे होते हैं, ये एकदम देखिए ये न्यूक्लियोलस है, इस न्यूक्लियोलस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक, ट्यूब्यूल्स के अंदर फिलअप होते हैं और ये पाए जाते हैं, तो उस क्रोमैटिन को इंट्रान्यूक्लियर क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, और क्या, इसमें ये ग्रेनुलर पोर्शन होता है ये किस चीज़ से बना होता है, तो याद रखिएगा ये प्रोटीन और आरएनए से मिल करके बना होता है। ये आरएनए फाइब्रिल से बना होता है, जबकि ये किस चीज़ से बना होता है प्रोटीन और फाइब्रिल से बना होता है। ठीक है, ये प्रोटीन और फाइब्रिल से बना होता है, ये आरएनए फाइब्रिल से बना होता है, ये प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन और आरएनए कितने की रेशियो में रहते हैं, तो याद रखिएगा 2:1 के रेशियो में रहते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन और फाइब्रिल होते हैं वो स्कैटर्ड रूप में पाए जाते हैं। ठीक, इसलिए उस अवस्था को वो पैरा एमार्फा बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पैरा एमार्फा के नाम से सब जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एमार्फस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड मेड ऑफ लाइपोप्रोटीन, फुल स्टॉप, इट सराउंडेड ऑन ऑल साइडेड। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये फर्स्ट पूछा जाता है ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है या डबल लेयर, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, बाहर की तरफ जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर की तरफ जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इसलिए ये क्या होती है 2 यूनिट मेम्ब्रेन या डबल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, मेड अप एक किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये जो बनी किस चीज़ से होती है, तो लाइपोप्रोटीन से होती है। ठीक, इट्स सराउंडेड ऑल साइडेड। ठीक है, ऑल साइडेड का मतलब चारों तरफ से घेरे हुई होती है, किसको, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी मेम्ब्रेन परत होती है, वो किसको, उसके अंदर के जितना द्रव्य होता है उसको बाहर से चारों तरफ से घेरे रहती है, यही इसलिए इट्स सराउंडेड ऑन ऑल साइडेड। ठीक है, ये चारों तरफ से घेरे हुई रहती है, तो कौन सी संरचना होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब उसके अंदर का द्रव्य। ठीक है, किसके, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम, क्रोमैटिन क्रोमैटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लार्ज नंबर में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम बहुत अधिक मात्रा में होता है। फिर उसके बाद क्या रहता है, उसमें रहेगा, देखिए न्यूक्लियस के अंदर जितना द्रव्य होता है उसमें क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा,
ठीक है। न्यूक्लियोलस के अलावा क्या रहेगा, उसमें क्रोमेटिन थ्रेड रहेगा। क्रोमेटिन थ्रेड के अलावा क्या रहेगा, तो याद रखिएगा राइबोसोम, बहुत अधिक मात्रा में राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने न्यूक्लियोलस बना के उसमें दिखाया था आपको कि उसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेनुलर पार्ट होता है, ग्रेनुलर पोर्शन जो होता है वो किस चीज़ को बनाता है, राइबोसोम को, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में इसीलिए बहुत अधिक मात्रा में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या, क्रोमेटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी हेडिंग है न्यूक्लियोलस। तीसरा पार्ट है इसका न्यूक्लियोलस। ठीक है, केंद्रिका। ठीक है, इट इज स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें आरएनए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, उसमें राइबोसोम की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ आरएनए कहते हैं। ठीक, इट कॉल्ड एज राइबोसोमल फैक्ट्री। राइबोसोमल फैक्ट्री वो चीज़ होती है जिससे कहीं कोई चीज़ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेनुलर जो पोर्शन होता है वो राइबोसोम को बनाता है, इसीलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, देयर इज ए 4 कंपोनेंट। इस न्यूक्लियस के कितने कंपोनेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है, एमार्फस मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अभी हमने चित्र में बताया था मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इट इज होमोजीनस। ठीक है, होमोजीनस का मतलब सेम चीज रहेगा। ठीक है, सेम चीज में क्या रहेगा, या तो प्रोटीन और फाइब्रिल रहता है। ठीक है, ओनली प्रोटीन और फाइब्रिल होता है और कुछ नहीं होता, इसीलिए इसको होमोजीनस कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन प्रोटीन एंड फाइब्रिल इज स्कैटर्ड इन इट इज कॉल्ड एज पैराइमार्फा। ठीक है, ये किस चीज़ से, जो मैट्रिक्स होता है किस चीज़ से बना होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन और फाइब्रिल से बना होता है। ठीक है, ये किस रूप में रहते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए इस स्कैटर्ड फॉर्म में रहने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, पैराइमार्फा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड पोर्शन होता है फाइब्रिलर पोर्शन होता है। फाइब्रिलर पोर्शन जो पोर्शन होता है वो किस चीज, ये कैसे होगा, धागे नुमा संरचना में होगा। ये किस चीज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनपी। ठीक है, ये होता क्या है, आरएनए फाइब्रिल होता है। ठीक है, आरएनए की एक छोटी सी संरचना, धागे नुमा संरचना होती है, वो किस चीज़ को बनाता है, फाइब्रिलर पोर्शन को। ठीक है, ये क्या होता है, आरएनए के फाइब्रिल होते हैं, आरएनए के धागे होते हैं। ठीक है, उसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पोर्शन क्या होता है, ग्रेनुलर पोर्शन होता है। ग्रेनुलर मतलब दाने नुमा, ग्रेन्यूल मतलब दाना होता है। ठीक है, दाने नुमा संरचना जो होती है, इट इज मेड ऑफ द प्रोटीन प्लस आरएनए। ठीक है, ये सिर्फ किस चीज से बना होता है, आरएनए के। ठीक है, मगर जबकि ये क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए दोनों से मिलकर के बने होते हैं। पहला किस चीज से बना होता है, प्रोटीन प्लस फाइब्रिल से बना होता है। ठीक है, ये ग्रेनुलर जो पोर्शन होता है प्रोटीन प्लस आरएनए से बनकर, एक कितने के रेशियो में होते हैं, 2:1 के रेशियो में होते हैं। ठीक है, इट इज ए प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, ये यहाँ से ही ग्रेनुलर जो पोर्शन होता है यही किस चीज को बनाता है, तो राइबोसोम, यहीं से उत्पत्ति होती है किस चीज की, राइबोसोम की, यही राइबोसोम की को बनाता है। ठीक है, ग्रेनुलर पोर्शन, इसीलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियस को। ठीक है, क्रोमेटिन क्रोमेटिन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, एक पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, ठीक, दूसरा इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होता है। जो पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है ये बाहर की तरफ से न्यूक्लियोलस को सराउंड करता है, इट सराउंडेड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, जो इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होता है ये क्या, ट्यूब्यूल्स प्रोजेक्टिंग इनटू न्यूक्लियोलस। हेडिंग है बच्चों क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड क्या, दे आर मेड अप ऑफ द ग्रेनुलर सब्सटेंस। ग्रेनुलर मतलब दाने नुमा संरचना से बनी होती है। कैसे, यह तो धागे नुमा संरचना है। ठीक है, ग्रेनुलर सब्सटेंस से ये बनी होती है, धागे नुमा संरचना होती है और ग्रेनुलर सब्सटेंस से ये मिलकर के बनी होती है। क्रोमेटिन इज मेड ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, जो क्रोमेटिन होती है 21 चीज से बनी होती है, कौन से सब्सटेंस से बनी होती है, ग्रेनुलर सब्सटेंस, मगर किस चीज से बनी होती है, न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें देखिए 2 शब्द हैं, एक होता है न्यूक्लियो और दूसरा है प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियो, सेकंड पार्ट है प्रोटीन। ठीक है, तो विच इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड
एंड बेसिक प्रोटीन। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन किस चीज़ से बनी होती है? इसमें दो पोर्शन है, एक न्यूक्लिक और दूसरा प्रोटीन। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक है ये एसिडिक होता है, ठीक है, एसिड होता है, जबकि प्रोटीन जो होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियो जो होता है एसिड होता है और जो प्रोटीन होता है ये बेसिक होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड बनाता है। ठीक, ये ठीक न्यूक्लिक ये दो प्रकार के होंगे, एक डीएनए बनाएगा, एक आरएनए बनाएगा, यही न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो प्रोटीन होती है ये कौन सी प्रोटीन होती है? बेसिक प्रोटीन होती है। और कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि न्यूक्लियस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटीन न्यूक्लिक केंद्रक में पाया जाता है? तो याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड कंटेन पेंटोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? पेंटोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, फास्फेट पाया जाता है और नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप। कितने प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड? कितने प्रकार का होता है? दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए होता है, दूसरा आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक डीएनए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में आपको डीएनए मिलेगा।